बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन खबरों पर बात करेंगे उसमें चौधरी परवेज इलाही साबिक वजीर आला पंजाब की जमानत और फिर गिरफ्तारी और फिर दोबारा उन्हें जो है अदालत में पेश करने के हुक्म के मामले पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पंजाब में जो इस वक्त हो रहा है, एंटी करप्शन जिस तरीके से तहकीकात कर रही है, नैब जिस तरीके से तहकीकात कर रही है, उसमें भी जो चीज़ें चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही समेत फराह गोगी के हवाले से सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे पहले सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जो इलेक्शन की डेट देने का मामला है उस पर, और तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करना चाहेंगे लाहौर की दो बड़ी खबरों से। चौधरी परवेज इलाही की आज भी लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें अटक जेल से बाजियाब करके कल पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन दूसरी जानिब जो है चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ किकबैक्स लेने की जो इंक्वायरीज हैं उनमें भी अहम पेशरफ्त हुई है। इस स्टोरी पे हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे नईम मलिक, और इसके अलावा फराह गोगी की कुछ स्टोरीज हैं उन पर भी पेशरफ्त हुई है, उस पर हमारे साथ होंगे वकास गौरी। पहले जाऊंगा नईम मलिक की जानिब। नईम, ये बताइएगा कि चौधरी परवेज इलाही को आज एक रिलीफ मिलता हुआ लग रहा था, लेकिन आपकी स्टोरी क्या बता रही है, क्या नए इंकशाफात हुए हैं किकबैक्स केस में? हाँ जी बिल्कुल। आज लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की बाजियाबी के हवाले से भी एक दरख्वास्त पर समाअत थी, जबकि दूसरी दो दरख्वास्तें थी। दूसरी दरख्वास्त थी डीआईजी ऑपरेशन लाहौर और उसके अलावा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत। जैसे अमजद फरीक ने जो कि लेकिन नहीं जो नैब इंक्वायरी रिपोर्ट है परवेज इलाही और मोनस इलाही के हवाले से, वो भी आप ही की स्टोरी थी, उसके बारे में हमें जरा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। आज नैब की जानब से एक रिपोर्ट जमा करवाएगी। उनमें ये कहा गया था, एक अहम पेशरफ्त हुई है मोनस इलाही के खिलाफ नैब पर इंक्वायरी की रिपोर्ट। ये उसमें बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद मोनस इलाही के अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की रकम मुंतकिल हुई, और मोनस इलाही के जाती अकाउंट और इनकी जो कि कंपनी के अकाउंट में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी जमा हुई। मोनस इलाही के मुख्तलिफ अकाउंट्स में जबकि 82 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा हुई। नैब ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है एहतसाब अदालत में, उसके मुताबिक मोनस इलाही के अकाउंट में 10,84,000 यूरो वो भी जमा करवाए गए। परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद मोनस इलाही के अकाउंट में 1 लाख पाउंड और इसके अलावा दिगर जो कि करेंसी वो भी जमा हुई। और नैब रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों में ठेकों के दौरान भी रकम मोनस इलाही के अकाउंट्स में जमा हुई, जबकि मोनस इलाही के अकाउंट्स में जमा होने वाली रकम बज़ाहिर रिश्वत और किकबैक्स की थी। जबकि परवेज इलाही के वज़ारत आला के दौरान कसूर में जो कि ज़री एराज़ी भी खरीदी गई, ये भी नैब की रिपोर्ट में लिखा गया। और क्या इस मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही भी नामजद हैं, और क्या वो जमानत पर हैं, या उनकी जमानत का मामला कहां पर है, किस स्टेज पर है इस मुकदमे में नैब अदालत में? आज जबकि अदालत को ये बताया गया था एहतसाब अदालत में ही, जो कि 116 कंपनियों के हवाले से एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई, उसमें ये बताया गया था कि जो ये नैब की रिपोर्ट है, उन्होंने बताया था कि नैब के पहले हिरासत में थे चौधरी परवेज इलाही, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। उसके बाद जो कि चौधरी परवेज इलाही को आजाद कर दिया गया। 116 तरक्याती स्कीमों के गैर कानूनी केस में जो कि चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड पर नैब की हिरासत में थे। नैब ने चौधरी परवेज इलाही को रिहाई से मुतल्लिक जो रिपोर्ट थी वो आज एहतसाब अदालत में जमा करवाई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर नैब की हवाले किया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो कि नैब ने उनको आजाद कर दिया है। और ये रिपोर्ट जो कि एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर की जो कि अदालत में आज जमा करवाई गई। सही। तो आपके ख्याल में इस मामले पर उनकी जमानत मनसूख होने के कोई चांसेस हैं, या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है? इसी केस में तो अदालत ने उनको 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया था। सही। अभी केस ट्रायल में था। सही। तो उसके दौरान इनकी एक लाहौर हाई कोर्ट में जबकि इससे पहले 2 दरख्वास्तें दायर हुई थी कि अदालत ने उनको किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोका हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें जो रिलीफ मिला उसकी वजह से अब जो ये नए इंकशाफात सामने आए ये भी लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। वकास गौरी हमारे साथ हैं। वकास, फराह गोगी के स्कैंडल्स को आप एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं, सुना है आपके पास भी कुछ
इंकशाफात जो है ना वो एंटी करप्शन की जानिब से आए हैं, तो आपके पास क्या अपडेट्स हैं? फराह गोगी जो कि बताया जाता है कि साबिक खातून अव्वल की बड़ी करीबी दोस्त थी। जी बिल्कुल, फराह गोगी का जो इंक्वायरी चल रही है तकर्रुर तबादले की, जिसमें उन्होंने पंजाब भर में पैसे लिए और मुख्तलिफ अफसरान से, उसमें अब जो गवाह कह लें या उसका कैश बॉय कह लें मंसूर, उसका तहरीरी बयान जो है वो सामने आया है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये बयान है, जिसमें मजीद इंकशाफात किए गए हैं कि फराह गोगी ने किस तरह पंजाब में लूट मार का बाजार जो है वो गर्म कर रखा था। अगर उस तहरीरी बयान की बात करें तो उसमें ये जो मंसूर है, जो कैश बॉय भी है फराह गोगी का, उसने ये बताया है कि जब भी वो फराह गोगी की DHA रिहाइश का जाता था तो उसको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए जो है वो रकम दी जाती थी बैंक में जमा करवाने के लिए। ये भी उसने बताया है कि 4 करोड़ जो हैं उनके गैर मुल्की करेंसी लेकर उसका एक फॉरेन करेंसी अकाउंट भी बनाया गया। $1,81,000 जो हैं वो फराह गोगी ने UK की इमिग्रेशन के लिए भी जमा करवाई। यानी कि फराह गोगी जो थी उसने भांप लिया था कि हुकूमत जो है वो बदलने वाली है, तो फिर वो सारा मामला आगे भी तैयार कर रही थी कि किस तरह उसने बैरून मुल्क निकलना है और UK नेशनल बनना है, छोड़कर जाना है, खुद को UK नेशनल बनना है। उसके लिए $1,81,000 जो हैं वो भी जमा करवा दिए गए। इसके अलावा मंसूर ने यह भी इतराफ़ किया कि इन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ जो इन्हीं पैसों से DHA और दीगर इलाकों में महंगी प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी गई और उन अफसरान के नाम भी सामने आ गए हैं जो फराह गोगी को ये सारे पैसे जो थे आकर देते थे और वो पंजाब भर में काम करवाते थे। वकास, आपने कहा उन अफसरान के नाम सामने आ गए, एक अफसरान के नाम पर बाद में जाऊंगा। आपने जो एक अहम बात कही कि फराह गोगी का मामला इंक्वायरी की स्टेज पर है और जो कैश बॉय है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, अब इसका मुकदमा बन चुका है या बनने वाला है, और उसके बाद फराह गोगी की गिरफ्तारी के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रही है एंटी करप्शन पंजाब? फराह गोगी का जो मामला है वो अब इंक्वायरी की स्टेज पर नहीं है। फराह गोगी के हवाले से एंटी करप्शन को इंतहाई अहम शवाहिद मिल चुके हैं और गुज़िश्ता हफ्ते ही एंटी करप्शन ने फराह गोगी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी हासिल कर लिए हैं ताकि जो प्रोसीजर है आगे बढ़ाया जाए, उसके गिर्द जो शिकंजा है वो मज़ीद कसा जाए और बुशरा बीबी के साहबजादे इब्राहिम मानेका के जो वारंट गिरफ्तारी है नाकाबिले ज़मानत वो भी एंटी करप्शन ने स्पेशल जो मजिस्ट्रेट है उससे हासिल किए हैं। अगर अब भी फराह गोगी जो हैं वो शामिल तफ्तीश नहीं होती या बुशरा बीबी का जो बेटा है इब्राहिम मानेका वो सामने नहीं आता तो फिर अगले मरहले में उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा और उनके नाम जो जायदादें हैं उन्हें भी जब्त करने के हवाले से एंटी करप्शन कार्रवाई शुरू करेगा। फराह गोगी के बारे में बताया जाता है कि वो बैरून मुल्क हैं, तो इब्राहिम मानिका मफरूर हैं, मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर ही कहीं रोपोश हैं आपकी मालूमात के मुताबिक? देखें, इब्राहिम मानेका को एंटी करप्शन ने मुतअद्दिद नोटिस जारी किए, कई मरतबा उनको बुलाया गया कि वो किसी तरह ये सारा जो अमल है एंटी करप्शन का, ये तफ्तीशी अमल इसका हिस्सा बने, लेकिन उनकी तरफ से ना कोई जवाब आया, ना कोई राब्ता किया गया और ना ही वो शामिल तफ्तीश हुए। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन वो इतलात यही हैं कि वो रुपोश हैं और वो इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस वाले से मुख्तलिफ इतलात पर जो है एंटी करप्शन की टीमें छापा मार कार्रवाइयाँ भी कर रही हैं ताकि इब्राहिम मानेका जो है उसको कानून के शिकंजे में लाया जाए और अब तो नाकाबिले ज़मानत उनके वारंट भी हासिल कर लिए गए हैं। और जो मंसूर ने तहरीरी बयान दिया है उसमें भी उसने खास तौर पर जहां वो उन अफसरान का नाम बताया वहीं उसने इब्राहिम का भी बताया कि इब्राहिम मानेका जो है वो DHA आकर अपने पैसे वसूल करता था, अपना हिस्सा वसूल करता था। ये जो तबादलों का मामला था, तो ये तहरीरी बयान जो है ये मुस्तनद चीज अब एंटी करप्शन के पास अफसरान कितने गिरफ्तार होने जा रहे हैं 30 सेकंड्स में? सर, अफसरान के खिलाफ भी जो है एंटी करप्शन ने कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। जो अफसरान के नाम लिए गए हैं वो माजी में बड़े अहम तस्वुर किए जाते थे। ताहिर खुर्शीद जो हैं उनकी अगर बात की जाए तो बड़ा असर नाम है। जी बिल्कुल, टीके वो भी एक बड़ा नाम है जो ये सारे पंजाब के मामलात को देखते थे। सालिया
सईद उस्मान मुअज्जम, अहमद अजीज तारड़ और सुहेल खाजा, ये नाम जो हैं ये मंसूर ने बताए हैं कि ये सारे जो हैं फरागोगी को DHA रिहाइशगाह पर आकर पैसे देते थे और लोगों के काम करवाते। वकास गौरी आपका, नईम मलिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन पर। सदर आरिफ अलवी के इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर हमारे साथ होंगे निसार खोड़ो साहब और शोएब शाहीन साहब। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही और फरागोगी के मामलात की और लाहौर में क्या कुछ हो रहा था। लाहौर के हमारे रिपोर्टर्स ने हमें अपडेट किया, लेकिन इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है और उसके मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी हैं, सेनेटर भी हैं निसार खोड़ो साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और माहिर कानून भी हैं शोएब शाहीन साहब। दोनों ने हमें ज्वाइन किया। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। खोड़ो साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा और आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा कि जो सूरत हाल इस वक्त है और ख़ासकर जो ऐवान सदर में मुलाकातों की कयासाराइयाँ हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या देख रही है? क्या एक और कंट्रोवर्सी, एक और कंस्पिरेसी डेवलप होने जा रही है या नहीं? इंतखाबात की तारीख के मामले पर मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ेंगे जैसा कि आपकी इलेक्शन कमीशन में मुलाकातें हुई हैं? देखें, ऐवान सदर में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। ऐवान सदर के जो सदर साहब हैं वो 8 सितंबर तक हैं, उसके बाद उनका वो टर्म पूरा हो रहा है। सदर साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं कि अपना टर्म पूरा करने के बाद वो घर चले जाएं या फिर वो कंटिन्यू करें एज एक्टिंग प्रेसिडेंट जब तक दूसरा चुन के ना आ जाए। सही। एक्टिंग के दौरान भी किसी वक्त चले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और कोई और उसकी संभाल सकता है। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर हो सकते हैं, हो सकते हैं। मतलब ये आइन में लिखा हुआ है, क्योंकि ओहदा खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए सेनेट के चेयरमैन को अक्सर दिया जाता है ये मकाम कि जी आप एक्टिंग सदर बन जाओ। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि जी वो खुद छोड़ के चले जाएं और चेयरमैन बन जाएं वक्ती सदर, और या फिर वो कंटिन्यू करें जब तक नया सदर आए। तो आपको क्या लग रहा है, वो कंटिन्यू करेंगे नए सदर के आने तक या फिर वो 8 सितंबर के बाद जा सकते हैं? आपकी पॉलिटिकल थॉट क्या कहती है? मैं देखें, आप सुने, यहाँ 2-4 चीजें हुई हैं। अब जैसे राहिल शरीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने कहा मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। सदर साहब भी अगर उसूल के कारबंद हैं तो उनका टर्म तो पूरा हुआ। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है कि चेयरमैन सेनेट बन सकता है प्रेसिडेंट। ये उन पर छोड़ देना, क्योंकि मैं उनके ऊपर क्यों चले ठीक है। चले खोड़ो साहब, ये सवाल आगे आपके सामने दोबारा फ्रेज करूंगा, ये उन पे छोड़ देते हैं। शोएब शाहीन साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? खोड़ो साहब ने मुलाकातों से तो लाइल्मी जाहिर की, बहसियत सियासी कारकुन उन्होंने एक वेल लेफ्ट जिसे कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से किया। आपके पास क्या इत्तलात हैं? आपकी जो जमात के ताल्लुक रहा है आरिफ अलवी साहब का, उनकी कोई मुलाकातें इन 2-4 रोज में कुछ अहम शख्सियात से हुई हैं और उसमें कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि आज भी जो प्रेसिडेंट की वजीर कानून से मुलाकात है केयरटेकर, उसमें वही 90 दिन का मामला है और लग रहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में फिर कोई ट्वीट आ सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, आईनी सरबराह बन जाते हैं, तो उनका पार्टी से ताल्लुक खत्म हो जाया करता है। ज़ाहिर पार्टी से जब ताल्लुक खत्म हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी से एज सच प्राइवेटली तो ज़ाहिर है जिससे कोई ताल्लुक, दोस्तियां, रिश्ते होते हैं तो बंदा ताल्लुक रखता है, बट ऑफिशियली उनका PTI से ना ताल्लुक है, ना कोई राब्ते हैं, ना ही हम इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि ये कयास आराइयां जब तक के सदर पाकिस्तान आज खुद उसके बारे में कोई राय कायम ना करें। बिल्कुल ठीक। या आपके मीडिया के जरिए कोई हमारे तक ऑथेंटिक वो इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। ज़ाहिर सोशल मीडिया जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो भी मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल करता है, बिल्कुल ठीक हो गया, जराए का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हतमी तौर पर। लेकिन ये कहना
कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी टर्म खत्म कर रहे हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, जिसका भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या इवन नॉमिनीज होते हैं, जब तक कि अगला कोई शख्स उसकी जगह पे इलेक्शन के जरिए वापस नहीं आएगा, ही विल कंटिन्यू। जैसे मसलन मैं मिसाल देता हूँ, 9 तक असम्बलियां डिसॉल्व हो गई, 9 अगस्त को, 14 को जब तक ओथ नहीं हुआ, उस वक्त तक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की खिदमत अंजाम देते रहे जी। तो इस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये है कि जब तक अगला प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं आएगा, ही विल कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट, क्योंकि पोजीशन खाली नहीं छोड़ी। चलें, ठीक है। आपने शोएब साहब उस सवाल का भी जवाब दिया जो मॉरलिटी पे खोड़ो साहब कर रहे थे। एक सवाल और आपके सामने रखना चाहूंगा शोएब साहब, वो ये है, मॉरलिटी पे बात करूं, एक बात सिर्फ कर लूं, जो एक पोजीशन होल्डर होता है, मसलन राहिल शरीफ की बात की कि जी एक्सटेंशन नहीं लूंगा, इट इज नॉट एन एक्सटेंशन, इट इज द कंटिन्यूएशन इन द ऑफिस अंटिल एंड अनलेस कि नया इलेक्शन हो, प्रोसेस मुकम्मल हो और नया जो भी इलेक्ट होता है वो उस ऑफिस का ओथ ना ले ले, तब तक वो जो पुराना ऑफिस होल्डर होता है ही कंटिन्यूज एज पब्लिक ऑफिस होल्डर। दैट इज द डिफरेंस। खोड़ो साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे शोएब साहब को, या मैं शोएब साहब से अपना सवाल पूछ लूं? साहब, अगर प्रेसिडेंट साहब मुल्क से बाहर चला जाता है तो कौन संभालता है प्रेसिडेंसी? कायम मकाम सदर, एक्टिंग प्रेसिडेंट। लेकिन वो कह रहे हैं खोड़ो साहब, उन्होंने जो सदर को खोड़ो साहब सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा 9 तारीख को असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, 14 तारीख तक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहे। अगर आपकी इत्तेहादी जमात के प्राइम मिनिस्टर 9 से 14 तक रहे, तो फिर 8 सितंबर के ऑनवर्ड्स आरिफ अलवी साहब जब तक रहना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। देखिए वास्तव में मैंने कब कहा कि उनकी मर्जी नहीं है? मैंने तो 2-3 ऑप्शंस दिए ना आपको। कंटिन्यू भी कर सकता है, मॉरली स्पीकिंग वो कह सकता है मैंने टर्म पूरा कर लिया, मुझे आगे रहने की जरूरत नहीं है। सही, ये 2 ऑप्शंस है उसके पास। सही, मैंने तो ऑप्शंस की बात की थी ना। अब ये तो सदर साहब पर है कि वो क्या फैसला करते हैं, कंटिन्यू रहने का या छोड़ने का। ठीक हो गया। और जो शोएब साहब छोड़ने के बाद भी वो प्रेसिडेंसी, मैं जो अर्ज कर रहा हूं, छोड़ने के बाद भी वो प्रेसिडेंसी खाली नहीं रहेगी। जैसे अब ये एक्टिंग सदर हो जाएंगे, इस तरह से वो चेयरमैन सेनेट भी एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। खोड़ो साहब, जो चीज आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये कि शोएब शाहीन साहब ने जो बात कही, उससे आपकी बात से मुझे एक फीलिंग ऐसी आती है कि आप लोग चाहते हैं कि आरिफ अलवी साहब 8 सितंबर से ऑनवर्ड प्रेसिडेंट ना हो, लेकिन निकालने का कोई ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। मेरे पास निकालने का ना ऑप्शन पहले है ना अब है। ये उनके ऊपर मुनसर होता है, ये उन्हें को पर। मुझे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि ही मे कंटिन्यू टिल द न्यू प्रेसिडेंट। ठीक हो गया, और लिखा हुआ है। और खोड़ो साहब, शोएब साहब ने जो कहा, ये मे है लिखा। एक मिनट जी, आया उसमें मे लिखा हुआ है या उसमें शल लिखा हुआ है? सही, इसको भी देखना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में। मेरा ख्याल है मे लिखा हुआ, लेकिन मैंने अपनी समझ के मुताबिक, मेरा ख्याल है मे लिखा हुआ है। ये ऐसे ही है। देखे मैं ऐसे कह रहा हूं कि जब कोई इस्तीफा देता है ना, सही, तो उसको कहा जाता है यू मे कंटिन्यू टिल समबडी एल्स इज अपॉइंटेड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खोड़ो साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। शोएब शाहीन साहब ने एक बात इब्तदा में कहा कि जब आरिफ अलवी साहब आईनी ओहदे पे आ गए, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं रहा। आप उनके इस पॉइंट से एग्री करते हैं? जी मैं डिसएग्री करता हूं। उसकी कोई वजूहत? अगर प्रेसिडेंट साहब तहरीक इंसाफ अगर प्रेसिडेंट साहब तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, तो प्रेसिडेंट साहब ने पता नहीं कितना दफा चल के इमरान खान से मुलाकात की। प्रेसिडेंट साहब का कोई तुक नहीं था जब वे पॉलिटिकल पार्टीज को और हुकूमत को मशवरे दे रहा था कि कट्ठे बैठ जाओ। प्रेसिडेंट साहब का ये उस 14 अगस्त की तकरीर को भी सुन लो, दरगुजर करो, मिलके बैठो, नाम लिए बगैर सब कुछ वो कहते रहे जो पीटीआई के लिए था। हाँ ठीक है, वो पीटीआई से हो सकता है इस्तीफा उसने दिया हो, लेकिन मैंने खबर नहीं पड़ी थी कि वो पीटीआई से इस्तीफा दे चुके। सही। शोएब साहब, आप और ये अगर ऐसी होता
अगर ये ऐसा होता तो सबको इल्म है कि आरिफ अलवी साहब पीटीआई के बहुत ही मुतहरिक रहनुमा थे। उनसे ये कंडीशन नहीं डाली गई थी कि आज तुम इस्तीफा दोगे और कल फिर प्रेसिडेंट बन जाओगे। सही। चले शोएब साहब से ये सवाल सामने रखते हैं। शोएब साहब, जो कुछ नुकात खोड़ो साहब ने उठाए, लेकिन कुछ अहम ऐसे फैसले भी थे जिनमें हमने देखा कि आरिफ अलवी साहब बाकायदा रहनुमाई लेने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलने के लिए गए, और कुछ नहीं, आर्मी चीफ की तकर्री के वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई, हमने देखा कि वो जमान पार गए, उनसे मुलाकात की, और उसके बाद जो है ना दस्तखत की खबर आई कि उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। तो ये चीजें तो प्रूव करती हैं कि उन पर एक इन्फ्लुएंस तो पीटीआई का था। पहली बात तो मैं खोड़ो साहब से इस बात पे इख्तलाफ करूंगा कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं होंगे आज के बाद भी। 8 सितंबर के बाद जी फुल फ्लेज प्रेसिडेंट। हाँ, अगर वो मुल्क से बाहर जाएंगे तो उनकी जगह पे चेयरमैन सेनेट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं उस टाइम पे जिस वक्त वो जाएंगे। लेकिन ही विल बी ए फुल फ्लेज प्रेसिडेंट अनटिल एंड अनलेस नया इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद नया ऑफिस होल्डर जो है वो ओथ ना ले ले। दूसरी बात उनका ये कहना कि देखें, दो पार्टियां थी इक़्तिदार में, एक थी पीडीएम, एक थी अपोजिशन इमरान खान साहब की ज़ेरे सरपरस्ती। अब दो पार्टीज के दरमियान जब एक इतनी अहम कोई इशू हो, उसमें मुशावरत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किया करते हैं कायनी सरबराह के तौर पर। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह खान साहब से वो मिलने जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने फिर दूसरे फरीकैन से मशावरत नहीं की। दूसरे फरीक से तो पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक समरी आई है। मुशावरत तो तब की बात है कि जब कोई दूसरी पार्टी बाहर बैठी हुई हो। सारी पार्टियां यूनाइटेड अंडर दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से एक जब समरी आती है तो उसकी कंसल्टेशन। लेकिन शोएब साहब, आइन में कहीं नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की समरी पर एक सियासी जमात के सरबराह से मशावरत करके फैसला करेगा, और सदर का ओहदा आईनी होता है। सदर का ओहदा आईनी होता है। देखें, आईनी सरबराह को ये मुकम्मल अख्तियार हासिल है कि वो किसी सबसे बड़ा ओहदा अगर है तो वो आईनी सरबराह का है। स्टेट हेड ऑफ द स्टेट है वो कमांडर इन चीफ हैं, सुप्रीम कमांडर हैं अब आर्मी के भी, और पार्लियामेंट का भी एक वो पार्ट है। तो वो किसी से भी मुशावरत कर सकते हैं, दे सकते हैं और कंसल्टेशन कर सकते हैं। इस पे किसी किस्म का कोई दूसरी राय नहीं है, ना ही कोई इस पे एतराज है। चले शोएब साहब एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, मुल्क की बेहतरी और बहबूद की खातिर। शोएब साहब एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आपसे जोड़ेंगे और कुछ गुफ्तगू करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ जाने का भी मामला ज़ेरे गौर है, उस पर भी शोएब साहब की और निसार खोड़ो साहब की राय लेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शोएब शाहीन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और एक सवाल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के अगले 24 से 48 घंटों के कुछ फैसलों के हवाले से रहता था। चाहूँगा शोएब साहब ज़रा 30 सेकंड में प्रिसाइजली उसका जवाब दें और खोड़ो साहब से भी जवाब लूँ। शोएब साहब, आपको लगता है कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी आइंदा इंतखाबात की कोई डेट दे सकते हैं या उन्हें देनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि उनको डेट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 उनको पाबंद करता है कि अगर किसी असम्बली को वो डिसॉल्व करेंगे, ये नेशनल असम्बली को, तो वो नॉट लेटर देन 90 डेज डेट अपॉइंट करेंगे। सही, दैट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। और अगर वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करते तो दैट इज रॉन्ग ऑन हिज पार्ट। मेरा ख्याल है उनको फौरी तौर पर डेट देनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का जो नुक्ता नजर है वो बिल्कुल गलत है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 1 मार्च 2023 इस पे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जरा खोड़ो साहब का इनपुट लेने दें। खोड़ो साहब, आपके ख्याल में आरिफ अलवी साहब को डेट देनी चाहिए या वो दे सकते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं देनी चाहिए? देखें साहब, उसने खुद कौम से खिताब करते हुए कुछ कहा था, किसी तकरीर में कहा था या कौम से खिताब करके कहा था या कुछ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पास बुलाया था, खत लिखा था। इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं जी आपसे मिलना जरूरी नहीं समझता क्योंकि ये आपके इस अथॉरिटी में नहीं आती बात। फिर उन्होंने मुनासिब समझा कि वजारत कानून से उसकी सफाई लें। वजारत कानून ने भी जवाब दे दिया। वजारत कानून ने कहा कि इलेक्शन की डेट अब इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी के पास है।
अगर वजारत कानून ने ये कह के बोल दिया कि जी अब वो जो पहले आपके पास पावर थे अब आपके पास पावर नहीं रहे, तो फिर वो डेट कैसे देंगे? बिल्कुल ठीक, ठीक है। वजारत कानून ने भी साफ साफ कह दिया। खोड़ो साहब एक छोटा सा जुमला, कोर्ट में अगर वो फिर भी डेट देते हैं, ये जो कानून, अगर वो फिर भी डेट देते हैं, बात सुने जी सर जी, बात सुने ना जी। ये कानून किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हुआ कि सदर साहब से अख्तियारात लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिए जाए। ये कानून चैलेंज नहीं हुआ। सही, बिल्कुल यानी माना गया। बिल्कुल ठीक। और अगर माना गया है तो फिर माना गया है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा खोड़ो साहब आपके ख्याल में, अगर दूसरी बात जो अगर एक मिनट मेरा सिर्फ सवाल ले लें, मुकम्मल कर लूं, मैं थोड़ी सी अगर बात मुकम्मल जी मुकम्मल करें। अभी जो मेरे भाई ने बैठ के कहा कि वो एक्टिंग सदर नहीं कहलाएंगे, इस बात पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जरूरी समझा गया कि ऐसा कुछ रखा जाए, क्वेश्चन रखा जाए। ये सदर, चेयरमैन सेनेट, सही, स्पीकर कौमी असेंबली और स्पीकर सूबाई असेंबली, सही, और गवर्नर सूबाई, सही, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं। सही, आईनी पोजीशंस हैं, इसको कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता। चलें, ठीक हो गया। आप समझते हैं इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा कि सदर साहब के पास ऑप्शन है कि वो इस्तीफा देके चले जाते हैं, ठीक है, या कंटिन्यू करते हैं। खोड़ो साहब एक सवाल होगा टर्म के बाद। खोड़ो साहब एक सवाल आपके सामने रखूंगा और फिर उस पर जाऊंगा शोएब शाहीन साहब की तरफ। आपके ख्याल में जो हमने ये देखा कि आलमी अदालत इंसाफ में जाने की बात की है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी जमात ने एक जिसे कहते हैं बैनुल अक़वामी फर्म की खिदमात ली, निसार खोड़ो उस सियासी जमात के कारकुन हैं जिन्होंने बहुत सी सख्तियां देखी और 70s से लेके 2000 जिसे कहते हैं 8 तक देखी, उसके बाद भी, और कुछ लोगों का ख्याल है हो सकता है आने वाले दिनों में भी मजीद सख्तियां हों। तो निसार खोड़ो या उनकी जमात को कभी आलमी अदालत इंसाफ जाने का ख्याल क्यों नहीं आया? मैं समझता हूं ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। आलमी अदालत भी मुझे नहीं मालूम उसने केस को हियरिंग के लिए तो कबूल नहीं किया, लेकिन जाने की बात हुई है। एक बात है, एक मिनट, अभी तक वो फॉर्मली वहां पहुंचे भी हैं कि नहीं पहुंचे ये आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। बिल्कुल हमें नहीं पता। उन्होंने बयान जरूर दे दिया है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाएंगे पाकिस्तान की सियासत के बारे में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत सी और चीजें भी सुननी पड़ेंगी उसको, अगर ये बाकायदा वहां पिटीशन दाखिल हो जाती है उनकी और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, सही, तो उसमें कसूरवार मैं तो इमरान खान को ठहराऊंगा कि उन्होंने हमारे सियासी सिस्टम को डामाडोल करने की नाकाम कोशिश की। बिल्कुल ठीक। खोड़ो साहब यहाँ एक मिनट के लिए, चीफ मिनिस्टर खोड़ो साहब एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, खोड़ो साहब यहाँ एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा चूंकि शोएब शाहीन साहब यहीं पर, मैं चाहूंगा कि वो अपने इस जिसे कहते हैं जो उनकी जमात का मौक़िफ़ है उसका दिफा कर सकें। शोएब शाहीन साहब, क्या ये फैसला हो चुका था कि आलमी अदालत इंसाफ जा रहे हैं इस मामले को लेके, या इस पे कोई इबाहम था, ट्वीट हुआ, फिर ट्वीट डिलीट हुआ, तरदीदें हुई, फिर मतलब मामला था क्या, ये फैसला हुआ कैसे था? वैसे कमाल है आपके मीडिया का भी शायद साहब, सर हम पिछले 3 दिन से चीख के बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं जा रहे, हमने ना किसी को एंगेज किया, ना हमने किसी को अपॉइंट किया, ट्वीट अगर किसी ने की है, किसी ने रीट्वीट कर दी है, वो गलत है, ना चेयरमैन इमरान खान ने उनको कहा, ना लीगल कमेटी ने कहा, ना कोर कमेटी ने कहा, ना आलमी अदालत इंसाफ का ये केस है, वहाँ स्टेट टू स्टेट अफेयर्स डिस्कस होते हैं और डिसाइड होते हैं, वो किसी का इंडिविजुअल इश्यू डिसाइड नहीं हो सकता। हाँ, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स एक कमेटी होती है, वहां भी कोई इंडिविजुअल केसेस होते हैं, लेकिन वो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सही। मैं आज से 10 दिन पहले अहमद मीर के प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ, इस पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, परसों मैंने इस पे अपनी स्टेटमेंट दी है, राइटिंग में भी कहा है, थ्रू आउट हम कह रहे हैं और पूरा मीडिया इस बात पे चलाया जा रहा है
कि एक तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सारे उसके पीछे चले जा रहे हैं। शोएब साहब बिल्कुल आपकी बात शोएब साहब एक सवाल ले लीजिएगा, आपकी बात अपनी जगह पे बजा। जो ट्वीट उस आलमी जो जिसे कहते हैं जो सर्विसेज फराहम करने वाली जो लॉ की फर्म है, उसकी ट्वीट का ड्राफ्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए जाने वाला ड्राफ्ट अगर सेम हो तो फिर भी शोएब शाहीन उसकी तरदीद करेंगे? देखिए, कुछ 10 दफ़ा हम इसकी वजाहत कर चुके हैं। हमने कहा हमारी तरफ से ऐसी कोई ना मूव है, ना कंसल्टेशन है, ना कोई गुफ्तगू है। अगर किसी ओवरसीज ने अपने तई किसी वकील से कोई कंसल्टेशन की है और किसी ने उसकी एक ट्वीट उठा करके उसको रीट्वीट कर दिया, जिसको इमीडिएटली शोएब साहब किसी ने नहीं, पीटीआई ऑफिशियल से, शोएब साहब सॉरी टू से, किसी ने नहीं, एक पीटीआई ऑफिशियल जो है ब्लू टिक हुआ जो अकाउंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई पे आती है। देखिए, एक शख्स के पास एक इंफॉर्मेशन आती है विदाउट ऑथेंटिसिटी, उसको चेक किए बगैर उसको रीट्वीट कर देता है। सर उस अकाउंट का एक्सेस, शोएब साहब सॉरी टू से, शोएब साहब सॉरी टू से, मेरे ट्विटर का अकाउंट का हैंडल मेरे पास होगा, आपके पास होगा। जवाब तो सुन लें, आप बहुत जल्दी में, मुझे पता है इस मौजू पे आप मीडिया को बहुत तकलीफ प्रॉब्लम होता है कि आप इमरान खान या पीटीआई का कोई पॉइंट ऑफ व्यू जल्दी से हजम नहीं कर पाते। भाई, जब हम कह रहे हैं हमने अपॉइंट नहीं किया, पाकिस्तान में 3 अथॉरिटीज हैं जिन्होंने फैसला करना होता है। नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 लीगल इशू के ऊपर लीगल कमेटी, नंबर 3 कोर कमेटी। अब तीनों ने जब इनकार कर दिया है तो हमारा भाई नहीं ताल्लुक। मेरे पास एक ट्वीट आती, कोई ट्वीट भेजता है, मैं उसको रीट्वीट कर देता हूँ, मुझे एहसास होता है ये गलत है या ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो कितने अरसे तक वो जिम्मेदारी मेरे साथ डालेंगे? शोएब साहब अब मैं आपसे सवाल पूछने का मुकम्मल हक रखता हूँ, आपको टाइम दिया। ऑफिशियल जो आपका ट्विटर अकाउंट है, लेकिन फिर भी आप पूछ लें। चलें ठीक है, ओके। मैं कह रहा हूं कि आपका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जो ब्लू टिक के साथ है, उसको कोई भी वो शख्स इस्तेमाल कर रहा होगा जिसको जिम्मेदारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी या कोर कमेटी या पार्टी चेयरमैन, उन्होंने उसका पासवर्ड दिया होगा। उनकी अप्रूवल के बगैर कैसे ये चीज अपलोड हो सकती है? अब अप्रूविंग अथॉरिटी क्या पाकिस्तान में बैठी है या पाकिस्तान से बाहर बैठी है? अब तो ये भी सवाल आपसे फिर बनता है। कमाल की बात है, एक बात को मैं 4 दफा जवाब देने के बावजूद भी वही सवाल आप दोबारा दोहरा रहे हैं। भाई, उसको मैंने कहा हमारे 3 अथॉरिटीज ने उसको डिनाई किया है। ना चेयरमैन ने किसी को अपॉइंट किया, ना लीगल कमेटी ने किया। लीगल इश्यूज के तमाम अफेयर्स लीगल कमेटी हमारी करती है, ना कोर कमेटी ने ऑथराइज किया। अगर किसी ऑफिशियल ने उसको कहीं से ट्वीट उठाया और उसको रीट्वीट कर दिया, उसको गलती का एहसास हुआ, फौरी तौर पर उसने उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो आपके ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट हुआ? जवाब तो सुनने चाहता, जवाब तो सुनने की आदत डालें सर। अगर करना होगा, हमने करना होगा, हम अथॉरिटी के साथ खुल के करेंगे कि ये हम एक लीगल इशू लेके जा रहे हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं, ये हमारा लीगल राइट है। लेकिन हम जब पाकिस्तान के मुकदमे पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आपको हमारी जबान पे एतबार नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एतबार नहीं, हमारी गुफ्तगू पे एतबार नहीं। आप उस ट्वीट को जो डिलीट हो गई वो आपके लिए ऑथेंटिसिटी रखती है और हमारी गुफ्तगू, सर आपकी गुफ्तगू 4 दिन नहीं 10 दिन से की जाने वाली गुफ्तगू, शोएब साहब आपकी गुफ्तगू का आप उसको यकीन कर लेना, आप इससे आगे चलें, ना कि उसके पीछे बार बार एक क्वेश्चन को आप 4 दफा दोहराएंगे, जवाब तो वही आएगा। चले ठीक है, आपने कम से कम ये एतराफ किया शोएब साहब कि वो ट्वीट आपके ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट हुई और फिर डिलीट हुई, कम से कम इसको तो आप एग्री करते हैं। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ थे, मैं चाह रहा था कि वो इसको जवाब दें लेकिन वो साथ छोड़ चुके हैं और उनके जाने के बाद इखलाकी तौर पे बेहतर नहीं है कि इस पर मैं अपनी राय दूं। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ थे और शोएब शाहीन साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।